हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आपको इससे पहले जो वाली वीडियो में आप लोगों ने स्ट्रिप्स कितना डिस्टेंस पे रखना है ये आप लोगों ने सीख लिया था। अब आप लोगों को क्या करना है, मोमेंट कैलकुलेट करना सीखना है, टोटल मोमेंट कैलकुलेट करना सीखना है और फिर इसके बाद स्ट्रिप्स में कैसे उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे मोमेंट को, ये सीखना है। इसके बाद आप लोगों को ये सीखना है कि रेनफोर्समेंट कैसे प्रोवाइड करना है, देन स्पेसिंग के लिए चेक कैसे करना है और फिर डिटेलिंग कैसे करना है। इतना आप लोग इस वीडियो में सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को मोमेंट कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला देखना होगा। देखिए पेज नंबर 55 में आईएस कोड में देखिए पेज नंबर 55 में क्लॉज नंबर 31.4.3.2 पे देखिए, पॉइंट 2 पे देखिए, पेज नंबर 55 पे पहले आप पहुँचिए। इस पूरे उसमें ये लिखा हुआ है कि मोमेंट के कैलकुलेशन के लिए क्या फॉर्मूला यूज़ करना है। ठीक है, तो आप लोग जब आप लोग पेज नंबर 55 पे पहुँचेंगे तो मोमेंट के कैलकुलेशन के लिए आपको ये फॉर्मूला मिलेगा। ठीक है, ये फॉर्मूला जो मिलेगा, ये फॉर्मूला, ठीक है, इस फॉर्मूले में देखिए कैपिटल W और LN दो वैल्यूज़ हैं जो आपको वैल्यूज़ जो है वो निकालना सीखना है। अब देखिए उसी जगह पर कैपिटल W इक्वल टू आपको गिवन है स्मॉल w L2 L1। ठीक है, तो स्मॉल w क्या है, सबसे पहले अब आपको देखिए वैल्यूज़ क्या क्या चाहिए। आपको w देखना है क्या होता है, L2 देखना है क्या होता है और L1, और इनकी वैल्यूज़ निकालना सीखना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए w क्या होता है। w क्या है, एक यूडियल है जो आप लोगों ने टोटल वेट निकाला था ना, जो आप लोगों ने डेप्थ कैलकुलेट करते हैं, इसके बाद जो है टोटल वेट का कैलकुलेशन करते हैं, टोटल लोडिंग कितनी आ रही है, जो कि सेल्फ वेट, लाइव लोड और इसका सेल्फ कवर जो होता है, सेल्फ कवर नहीं, उसको में जो फ्लोरिंग प्रोवाइड की जाती है उसका जो वेट होता है, उन सभी को प्लस करके हमने एक टोटल लोड कैलकुलेट किया था यूडीएल के फॉर्म में, फिर उसे फैक्टर में चेंज किया था, वो है ये जो कि हमारे अभी के केस में 15.75 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर आया था। ठीक है, अब देखिए L2 की वैल्यू, L2 क्या होता है, चूँकि अभी तो ये स्क्वायर फुटिंग है तो आपको L2 और L1 दोनों सेम ही नज़र आएगा, लेकिन L2 ऐसे होता क्या है, जब रेक्टेंगुलर आएगा तब इसमें डिफरेंस आपको समझ में आएगा कि जिस डायरेक्शन में हम काम कर रहे होते हैं उसकी जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन होती है उसे हम लोग L2 इंडिकेट करते हैं, लेकिन यहाँ पर दोनों वैल्यूज़ बराबर हैं तो आप कोई भी वैल्यू रख दीजिए। LN के बारे में आपको सीखना होगा। ठीक है, तो देखिए LN के लिए आपको ये डायग्राम ध्यान से देखना होगा। ये देखिए ये डायग्राम, इसमें मैंने LN को इंडिकेट किया है। LN होता क्या है, कॉलम से कॉलम के बीच में जो क्लियर डिस्टेंस अवेलेबल होती है उसे हम लोग LN बोलते हैं। ठीक है, देखिए इसमें देखिए ये जो पूरा एरिया बताया गया है ये है आपका पैनल, ठीक, और ये हैं दो कॉलम, एक कॉलम ये है, एक कॉलम ये है। टोटल जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है इसमें, यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये कॉलम, इसके बीच का जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है तो 5 मीटर है, ये ऑलरेडी गिवन है। जो आपका क्लियर डिस्टेंस अवेलेबल होता है, जो LN होता है, वो इतना होता है। तो इसमें हम लोग को करना क्या होगा कि 500 डिवाइड बाई 2 इधर से और 500 डिवाइड बाई 2 इधर से, दोनों को अगर हम माइनस कर देंगे टोटल डिस्टेंस में से तो हमें ये LN मिल जाएगा। ठीक है, तो यही करेंगे हम लोग। ठीक है, अब देखते हैं LN की वैल्यू निकालते हैं। LN की वैल्यू जो है हमने कैलकुलेट किया, तो ये देखिए 5000 जो हमने वैल्यू निकाली, ये देखिए जो 5000 है ये क्या है, 5000 mm यानी 5 मीटर का जो हमारा पैनल था उसका जो डायमेंशन था वो है, और 500/2 ये आपका कॉलम की डायमेंशंस हैं। ठीक है, तो इस तरह हमें LN की वैल्यू मिल जाती है, लेकिन LN की वैल्यू में हमें एक और चीज़ चेक करनी होती है। वो क्या होता है कि ये देखिए जब आप इसका देखेंगे LN का क्लोज में जो भी देखा जाएगा, पेज नंबर 55 पे ही देखिएगा, तो LN की वैल्यू को लिमिट के लिए चेक भी करना होता है कि LN की वैल्यू हमेशा 0.65 टन्स ऑफ L1 से ज़्यादा ही होना चाहिए। तो हम अगर चेक करते हैं तो वैल्यू हमारी जो आई है LN की, वो आई है 325, नहीं सॉरी, जो वैल्यू हमारी LN की आई है वो वैल्यू आई है 4500, और 4500 जो है
वो 3250 से ज़्यादा है, यानी हम जो है वो सेफ़ कंडीशन में चल रहे हैं। तो हमें L2 की वैल्यू पता है, हमें Ln की वैल्यू पता है, हमें स्मॉल w पता है, तो हम कैपिटल W जो है वो कैलकुलेट कर देते हैं। ठीक है, जो इसमें कैपिटल W आया उसकी वैल्यू आ गई ये 354375। ठीक है, इतना आ गया। इसके बाद जो है हम लोग कैलकुलेट करते हैं टोटल मोमेंट। टोटल मोमेंट का जो फॉर्मूला होता है कैपिटल W ln/8, तीनों वैल्यूज़ आपको पता है, इसमें रख देते हैं और हमें m0 की वैल्यू इतना मिल जाती है। मैंने सारी वैल्यूज़ जो ली हुई हैं वो न्यूटन mm में ली हुई हैं। रीज़न ये कि फिर हमें यूनिट्स के लिए बाद में चेक नहीं करना होता है, क्योंकि जो भी IF स्कूल में जो भी वैल्यूज़ है वो लगभग न्यूटन mm में रखी जाती हैं। ठीक है, इतना टोटल मोमेंट कैलकुलेट करने के लिए इतना काम आप लोगों को करना पड़ेगा। इसके बाद देखते हैं क्या, जो टोटल मोमेंट होता है उसको हम लोग टोटल पॉजिटिव और टोटल नेगेटिव मोमेंट, टोटल पॉजिटिव टोटल नेगेटिव में अलग अलग ब्रेक करते हैं। तो अगर हम लोग रूल्स की बात करें तो पेज नंबर 55 में क्लॉज नंबर 31.4.3.2 में देखेंगे अगर, तो ये चीज़ क्लियरली मेंशन है कि जो टोटल निगेटिव मोमेंट होता है वो टोटल मोमेंट जो कैलकुलेट होता है उसका 65% होता है। तो हम इसका 65% टोटल मोमेंट का 65% कैलकुलेट करते हैं तो हमें टोटल नेगेटिव मोमेंट मिल जाता है। इसी तरह टोटल पॉजिटिव डिज़ाइन मोमेंट जो होता है वो टोटल डिज़ाइन मोमेंट का 35% होता है। तो इसका हम 35% निकालेंगे तो हमें ये वैल्यू मिल जाती है। ये जो वैल्यूज़ हमें मिली हैं, ये वैल्यू जो हमें मिली है टोटल नेगेटिव और टोटल पॉजिटिव वैल्यू जो हमें मिली हैं बेंडिंग मोमेंट की, ये फर्दर हम इन्हें डिवाइड करते हैं कॉलम स्ट्रिप और मिडिल स्ट्रिप के लिए। ठीक है, अब देखिए ये वैल्यूज़ आगे यूज़ होंगी। अगर टोटल नेगेटिव बोला जाता है तो ये वैल्यू, टोटल पॉजिटिव बोला जाता है तो ये वैल्यू। अब हमें टोटल मोमेंट कितना था उस चीज़ से हमें कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो अब टोटल पॉजिटिव और टोटल नेगेटिव मोमेंट हमारे लिए बेस हो जाएंगे। ठीक है, अब जो नेक्स्ट आता है कि इसी टोटल पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट और टोटल नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट को हमें फिर से ब्रेक करना होता है कॉलम स्ट्रिप के लिए और मिडिल स्ट्रिप के लिए। तो कोड ये कहता है, पेज नंबर में देखिए, पेज नंबर 57 में क्लॉज नंबर 31.5.5.1 में देखिए, तो ये कोड में क्लियरली मेंशन है कि कॉलम स्ट्रिप जो है वो टोटल नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट का 75% बियर करता है, टोटल नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट का। ठीक है, तो टोटल नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट जो हमने कैलकुलेट किया वो इतना और 75% ये वैल्यू कैलकुलेट हो गई। ठीक है, और जो ये इसने टोटल नेगेटिव जो था वो इतना था, इसका 75% जो है कॉलम स्ट्रिप ने बियर कर लिया और बचा जितना वो हमें कहाँ दे देना है, मिडिल स्ट्रिप में दे देना है। तो देखिए हमने जब मिडिल स्ट्रिप के लिए टोटल नेगेटिव कैलकुलेट करेंगे तो टोटल नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट में से कॉलम ने जितना बियर कर लिया उसे माइनस कर देंगे तो हमें मिडिल स्ट्रिप के लिए टोटल नेगेटिव जो रिक्वायर्ड है वो मिल जाएगा। ठीक है, अब पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट का बात करते हैं। तो पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट जो कॉलम के लिए होता है वो क्या करता है, टोटल पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट का 60% बियर करता है और बचा हुआ जो है वो मिडिल स्ट्रिप बियर करता है। तो ये चीज़ ऑलरेडी मेंशन है पेज नंबर 57 पे क्लॉज नंबर 31.5.5.3 पर। और ये इतना क्यों बियर करता है इस चीज़ के डिटेल में जाने की आपको ज़रूरत नहीं है, ये इसीलिए कोफिशिएंट मेथड कहलाता है क्योंकि ये कोफिशिएंट जो है वो डायरेक्टली यूज़ किए जाते हैं, ये प्रैक्टिकली डिफाइंड वैल्यूज़ होती हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पर हमने क्या किया, टोटल पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट में 60% जो निकाला तो ये वैल्यू हमें मिल गई। अब यही वैल्यू जो है वो टोटल जो पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट है उससे हम ये वाली वैल्यू माइनस कर देंगे तो जितना रिक्वायर होगा, ये देखिए ये मिडिल स्ट्रिप के लिए जो पॉजिटिव अगर रिक्वायर्ड है तो टोटल पॉजिटिव में से कॉलम ने जितना बियर कर लिया उसे माइनस कर देंगे तो टोटल जितना मिडिल स्ट्रिप बियर करेगी पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट ये हमें मिल गया है। अब हमें टोटल 4 वैल्यूज़ मिल चुकी हैं। एक वैल्यू जो है वो पॉजिटिव, एक वैल्यू जो हमें मिली है वो क्या मिली है, कॉलम के लिए टोटल निगेटिव वैल्यू, मतलब ये कॉलम के लिए टोटल निगेटिव बेंडिंग मोमेंट यानी ये वैल्यू, और कॉलम के लिए टोटल पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट यानी ये वैल्यू, और मिडिल स्ट्रिप के लिए टोटल निगेटिव बेंडिंग मोमेंट यानी ये वैल्यू, और
मिडिल स्ट्रिप के लिए टोटल पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट यानी ये वैल्यू, ये चारों वैल्यूज़। अब ये चारों वैल्यूज़ के लिए हम लोग रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग ये चेक करेंगे कि इन चारों वैल्यूज़ जो हैं ये MU लिमिटिंग से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक, तो MU लिमिटिंग के लिए हम लोग बहुत बार निकाल चुके हैं, आपकी मर्जी आप कोई फॉर्मूला यूज़ के लिए। हम जो फॉर्मूला यूज़ करते हैं MU इक्वल टू KVD² यूज़ करते हैं, जिसमें से जो K की वैल्यू होती है वो टाइप ऑफ स्टील और टाइप ऑफ कंक्रीट दोनों पे डिपेंड करती है। जो हम लोग फॉर्मूला यूज़ करते हैं 0.138 FCK VD², इसमें से FCK जो है वो कंक्रीट के लिए, 0.138 जो फॉर्मूला आता है वो जो है स्टील कवर करता है। हमने जो अभी जो यूज़ किया है वो M20 कंक्रीट और Fe415 स्टील यूज़ किया है। तो इनमें से दोनों में से कोई भी वैल्यू जो है वो हम दोनों की जो हम लोग K का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू आएगी 2.76। अगर कोई और ग्रेड कंक्रीट का या फिर कोई और स्टील, कोई और टाइप ऑफ स्टील दिया जाता है तो हमें ये वैल्यू फिर से कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ये सब आप लोगों को पता है, ठीक है। जो नेक्स्ट इसमें वैल्यू होती है वो होती है ये B की वैल्यू। तो B की वैल्यू जो होगी वो देखिए यहाँ पर आप लोगों को ये बात सीखनी होगी। जो ये है, सपोज़ ये टोटल आपका स्लैब है और आपने क्या किया, वैसे तो हमारे इसमें स्क्वायर है तो हमें स्क्वायर बनाना चाहिए था, चलिए स्क्वायर ही बना लेते हैं। ये मान लीजिए हमारा टोटल स्पान है, मतलब कि स्लैब है, स्लैब में हमने पैनल लिया, ये पैनल है हमारा, ठीक। इस पैनल को हमने क्या किया, दो पार्ट्स में बनाया, ये कॉलम स्ट्रिप और बीच का जितना बचा वो हमारा, मतलब ये कॉलम स्ट्रिप है, ये कॉलम स्ट्रिप है और बीच का ये जो पार्ट बचता है वो हमारा है मिडिल स्ट्रिप है, ठीक है। तो अब ये जो कॉलम स्ट्रिप है इसमें देखिए, ये जो कॉलम स्ट्रिप है, इसकी जो वैल्यू आई थी वो शायद 1250, ये भी 1250 mm आया था। दोनों को प्लस करके 5000 माइनस किया तो ये हमारा मिडिल स्ट्रिप का वैल्यू आया, ठीक है। तो 1250 प्लस 1250 इन दोनों को प्लस कर देंगे तो क्या वैल्यू हमें मिलेगी, 2500 और ये जो वैल्यू है ये ऑलरेडी 2500 है। तो मतलब चाहे हम कॉलम स्ट्रिप की बात करें प्रेजेंट केस में या हम मिडिल स्ट्रिप की बात करें, दोनों के लिए जो विथ अवेलेबल है, यानी ये जो विथ अवेलेबल है वो हमारे लिए क्या है, वो 2500 ही अवेलेबल है, ठीक है। और डेप्थ तो दोनों स्ट्रिप में हमने सेम ही रखा है क्योंकि ये नो ड्रॉप का केस है, तो दोनों स्ट्रिप के लिए डेप्थ भी हमारा 175 mm यूज़ हुआ है। इसीलिए कॉलम स्ट्रिप के लिए और मिडिल स्ट्रिप, इन दोनों के लिए B और D की वैल्यूज़ जो हैं वो सेम है, यानी MU लिमिटिंग भी दोनों के लिए सेम आएगा। अगर ऐसा नहीं होता, मतलब कॉलम स्ट्रिप का थिकनेस अलग और मिडिल स्ट्रिप का थिकनेस अलग आता, तो हमें ये दोनों वैल्यूज़ अलग अलग कैलकुलेट करनी होती है और उनके करेस्पॉन्डिंग MU से हम लोग उसे कंपेयर कराते। यहाँ पर MU लिमिटिंग जो है वो एक ही आएगा, तो हमें इस वैल्यू को, वो जो चार बार हमने MU निकाले हैं, मतलब कॉलम स्ट्रिप के लिए पॉजिटिव, कॉलम स्ट्रिप के लिए नेगेटिव, मिडिल स्ट्रिप के लिए पॉजिटिव और मिडिल स्ट्रिप के लिए नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट, उससे हम लोग कंपेयर कराएंगे। कंपेयर कराने पे हमें मिलना क्या चाहिए कि MU लिमिटिंग जो है वो ज़्यादा होना चाहिए, जो हमें मोमेंट हमें जो उनसे बियर कराना है, तभी हम लोग क्या करेंगे, सिंगली रेनफोर्स्ड बीम जो है वो डिज़ाइन कर पाएंगे। और ये हमें यहाँ पर ये हमारी नेसेसिटी होती है, ये आप लोगों को पता है, ठीक है। तो चूँकि ये M जो है वो ज़्यादा है, हमारी दी गई डेप्थ से जो वैल्यूज़ जो आई हैं उनको बेंडिंग मोमेंट बियर करने के लिए सफिशिएंट है। इट मीन्स जो हमने जो डेप्थ प्रोवाइड की थी वो बेंडिंग मोमेंट क्राइटेरिया से सेफ़ है। इससे पहले हमने चेक किया था तो शेयर में वो फेल हुआ था तो हमें रीडिज़ाइन करना पड़ा था, लेकिन यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट क्राइटेरिया में यहाँ पर सेफ़ है। मान लीजिए यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट क्राइटेरिया में वो फेल हो जाता है, मतलब MU लिमिटिंग जो है वो कम आ जाता है और बेंडिंग मोमेंट जो आ रहा है लोडिंग की वजह से वो ज़्यादा आ जाता है, तो हमारी बीम यहाँ पे फिर से फेल हो जाएगी, तो हमें फिर से लौट कर बीम को रीडिज़ाइन करना पड़ेगा। लेकिन ये हमारी मजबूरी है, बेंडिंग मोमेंट हम पहले कैलकुलेट नहीं कर सकते, हमें टोटल वैल्यूज़ जो हैं वो चाहिए होती हैं, तो ये स्टेप तक तो हमें पहुँचना ही पड़ेगा, ठीक है। आपने क्या किया, स्टेप 6 में आपने किया क्या, आपने टोटल जो है टोटल जो पैनल है उस पैनल में स्ट्रिप
का डिस्टेंस निकाल लिया। इसके अलावा उनमें कितना मोमेंट आने वाला है, पॉजिटिव और निगेटिव, ये दोनों वैल्यूज़ आपने निकाल लिए। अब आपका नेक्स्ट स्टेप जो है वो आपको करना क्या है, आपको मतलब जो डायमेंशंस हैं उन्हीं स्ट्रिप में आपको रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना है, रेनफोर्समेंट कैलकुलेट करना है और फिर उनको लोकेट कर देना है। एक चीज़ आप ध्यान दीजिए कि जो निगेटिव बेंडिंग मोमेंट आया है उसकी वजह से जो रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे वो स्लैब के अपर पार्ट में प्रोवाइड करेंगे। जैसे कि ये अगर हम लोग देख रहे हैं, ये हमारा 5000 है और एक हम सेक्शन ले रहे हैं 5000 mm है और ये जो है वो 220 mm पूरा है। तो इसमें ये हम लोग अपर पार्ट मानते हैं, हम लोग लोअर पार्ट मानते हैं। तो जो निगेटिव बेंडिंग मोमेंट की वजह से जो रेनफोर्समेंट प्रोवाइड की जाएगी वो अपर पार्ट में प्रोवाइड की जाएगी और पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट की वजह से जो रेनफोर्समेंट प्रोवाइड की जाएगी वो लोअर पार्ट में प्रोवाइड की जाएगी। और दोनों ही स्ट्रिप में कोई ना कोई बेंडिंग मोमेंट पॉजिटिव निगेटिव आया है, मतलब इतना चीज़ तो क्लियर है कि उसका कुछ पार्ट रेनफोर्समेंट का ऊपर भी रहेगा और कुछ पार्ट जो है वो नीचे भी रहेगा। ठीक है, तो अब अलग अलग हमें रेनफोर्समेंट कैलकुलेट करना है और अलग अलग हमें उनमें प्रोवाइड कर देना है। ठीक, तो अब देखिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कॉलम स्ट्रिप में निगेटिव बेंडिंग मोमेंट के लिए। तो जो फॉर्मूला, एक चीज़ और है जो हर जगह हमें चेक करना है कि जो हम लोग रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर रहे हैं वो हमारा AST मिनिमम जो होता है उससे ज़्यादा होना चाहिए। जनरल सी बात है, आप लोग जब से अपने डिज़ाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर पढ़ना स्टार्ट किया तब से बात आपको डेली बताई जाती है। तो अभी देखिए, पहले आप AST मिनिमम देख लीजिए। AST मिनिमम कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला यूज़ होगा वो ये होगा 0.12% ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया, मतलब टोटल क्रॉस सेक्शन लिया जाएगा। बी और डी जो होगा वो टोटल डेप्थ लिया जाएगा। टोटल डेप्थ यहाँ पर है 220 mm और विथ जो है वो है 2500। अब यहाँ पर जब भी बी यूज़ होगा वो आपको दिखाना होगा कि कॉलम स्ट्रिप के लिए है कि मिडिल स्ट्रिप के लिए है। अगर कॉलम स्ट्रिप के लिए है तो दोनों कॉलम का विथ को प्लस करके एक कॉलम स्ट्रिप हम लोग लेते हैं। तो 1250 भी 2500 होगा, तो 2500 मिडिल स्ट्रिप भी है, 2500 कॉलम स्ट्रिप भी है, तो दोनों बराबर। तो यहाँ पर बी जो है हर जगह वहाँ पे 2500 यूज़ होगा। 0.12% ही क्यों लिया गया है, क्योंकि यहाँ पर Fe415 यूज़ किया गया है। अगर यहाँ पर Fe250 यूज़ किया था, माइल्ड स्टील यूज़ किया जाता तो यहाँ पर 0.15% लेते। एक चीज़ और, हमने जहाँ पर जब हमने डेप्थ कैलकुलेट किया था तब हमने मिनिमम रेनफोर्समेंट 0.12% लेकर हमने चेक किया था मॉडिफिकेशन फैक्टर। अगर जिन लोगों ने 0.2% के लिए लेकर चेक किया होगा तो यहाँ पर उन्हें मिनिमम रेनफोर्समेंट 0.2% के लिए लेकर देखना होगा। तो यहाँ पर जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो मिनिमम रेनफोर्समेंट जो आ रहा है वो 660 mm² आ रहा है। तो अब जब भी चेकिंग होगी हम रेनफोर्समेंट जो भी कैलकुलेट करेंगे वो 660 mm² से कंपेयर करते चले जाएंगे। ठीक है, तो अब देखिए स्ट्रिप के लिए रेनफोर्समेंट के लिए हमेशा जो फार्मूला हम लोग यूज़ करते थे वही फार्मूला यहाँ पर यूज़ होगा। इस फार्मूले का थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन ले लीजिए। 0.87 पता है आपको। Fy जो है वो डिपेंड करता है कि हमारा स्टील कौन सा यूज़ किया गया है। प्रेजेंट कंडीशन में हम लोगों ने Fe415 लिया है, यानी Fy की जो वैल्यू आ जाएगी वो 415 न्यूटन पर mm² आ जाएगा। AST की वैल्यू ही कैलकुलेट करनी है, इसे एज अ वेरिएबल रखेंगे। और D की वैल्यू जो है वो डेप्थ है, इफेक्टिव डेप्थ है। तो जब इफेक्टिव डेप्थ लिया जाएगा तो हम लोग वैल्यू जो लेंगे वो 175 mm लेंगे। अगर बहुत ज़्यादा प्रिसाइजली आपको काम करना है तो आप लोगों को करना क्या होगा कि जब आप लोग एक डायरेक्शन के लिए काम कर रहे हैं तो 175 mm लीजिए। जब दूसरी डायरेक्शन के लिए काम कर रहे हैं तो इफेक्टिव डेप्थ को आप इंक्रीज़ कर दीजिए, क्योंकि दूसरी डायरेक्शन में ऑब्वियसली जो लेयर डलेगी वो हमारी किसके लिए डलेगी, उसके नीचे डलेगी, यानी आपका डी जो है वो बढ़ जाएगा और कितना हो जाएगा 175 प्लस आपका जो भी डाया आप यूज़ करने वाले हैं उतना बढ़ जाएगा। ठीक है, लेकिन इतना करने की ज़रूरत हमें तब पड़ेगी जब हम रेक्टेंगुलर पैनल सॉल्व करेंगे। अभी हमारा स्क्वायर पैनल है, इसलिए जो रेनफोर्समेंट हम एक डायरेक्शन में दे रहे हैं उसी रेनफोर्समेंट को हम डबल करके दूसरी डायरेक्शन में दे देते हैं। तो हमें बार बार कैलकुलेट नहीं करते हैं। तो हमें एक डायरेक्शन देख रहे हैं तो हमें डी का वैल्यू 175 mm ही लेना है। 1 माइनस Fy की वैल्यू आपको पता है। FCK जो है वो डिपेंड करता है किस तरीके का कंक्रीट हमने दिया है। तो इसमें हमने M20 कंक्रीट लिया है, यानी यहाँ पर हर जगह यहाँ पर 20 यूज़ होगा। ठीक है, AST की आपका वेरिएबल है B और D। D जो है
इसका डिस्कशन हो चुका है। बी जो है आपका जब कॉलम के लिए यूज़ करेंगे तब भी यहाँ पर 2500 है, और जब आपका मिडिल स्ट्रिप के लिए बनाया जाएगा तब भी ये 2500 ही आएगा, क्योंकि हमारा जो विड्थ है वो कैलकुलेट करने पर वही आया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम MU के बारे में देखिए, MU के बारे में देखिए, जब आप निगेटिव बेंडिंग मोमेंट निकाल रहे हैं कॉलम स्ट्रिप के लिए, जो अभी आपने ऊपर कैलकुलेट किया है वही वैल्यू यहाँ पर यूज करेंगे। ठीक है, जब पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट के लिए निकालेंगे तो सिर्फ यही एक वैल्यू होगी जो चेंज होगी, बाकी तो सब कुछ सेम ही रहेगा। तो यहाँ पर MU जो है वो चेंज हो जाएगा, और उसके लिए जो एक AST कैलकुलेट होकर आएगा वो, तो जहाँ पर जो हमने सारी वैल्यूज़ बताई आपको, वो सारी वैल्यूज़ रख कर जब आप AST कैलकुलेट करते हैं तो देखिए यहाँ पर हमको 2 वैल्यूज़ मिल रही हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपको ये एक केस मिल जाए, क्योंकि नॉर्मली हम लोगों ने अभी तक भी जितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसमें हमारा एक जो रेनफोर्समेंट आता है नॉर्मली एक निगेटिव आ जाता है और एक ही सही वैल्यू जो है वो हमें दी जाती है, तो वही वैल्यू हमारा AST आता है। ये एक पर्टिकुलर केस है जिसमें हमने क्या किया है, हमें 2 रेनफोर्समेंट मिली हैं और दोनों ही पॉजिटिव मिली हैं। तो देखिए दोनों के लिए हम लोग चेक करते हैं, तो जब हम लोग ये जो बड़ा वाला जो AST है इसके लिए हम लोग चेक करते हैं, तो इसके लिए कितना भी आप रेनफोर्समेंट दे दीजिए, स्पेसिंग क्राइटेरिया को ये फेल कर जा रहा है, इसलिए हम लोग इसे रिजेक्ट कर देते हैं। स्पेसिंग इसमें बहुत कम आ जा रही है, 50 से भी कम आएगी आप इसे चेक करेंगे तो ये जब आप इसके लिए स्पेसिंग देखेंगे तो इसके लिए स्पेसिंग जो है वो सही आ रही है। तो मैंने पहले ही इसे एक्सेप्ट किया है क्योंकि मैंने इसके लिए चेक किया था। अब चाहे दोनों के लिए चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो अब देखिए, अब इसके लिए ये हमने जब AST2 जो है वो लिया, तो अब हमें इसके लिए हमें मिनिमम के लिए चेक भी करना होगा, क्योंकि ये मिनिमम से ज़्यादा है, मीन्स हमें यही AST दे देना है। अब डाया ऑफ बार आपकी मर्जी, आप कितना लेते हैं। हमने 12 mm से लिया है, 12 mm डाया ऑफ बार लिया है। स्पेसिंग के लिए फॉर्मूला आपको पता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ 1 बार मल्टीप्लाइड बाई जिस विथ में आपको प्रोवाइड करना है डिवाइड बाई टोटल AST। टोटल AST अभी वही है जो अभी ये कैलकुलेट होकर आया है। बी जो है वो 2500 रखना है। डाया ऑफ बार हमने 12 mm लिया है, तो 12 mm रखने के बाद जो स्पेसिंग कैलकुलेट होकर आ रही है वो 170 वो आ रही है 170 mm आ सकती है, यानी आप लोग प्रोवाइड करना चाहे तो इसको 170 mm सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन इस स्पेसिंग के लिए भी हमें चेक करना होगा। देखिए स्पेसिंग के लिए जो रूल्स हैं वो आप देखिए पेज नंबर 59 पे क्लॉज नंबर 31.7.1 देखिए। जब इसमें आप देखेंगे तो जो मैक्सिमम स्पेसिंग है वो कितनी होती है स्लैब के केस में, इस फ्लैट स्लैब में 2 मल्टीप्लाइड बाई स्लैब थिकनेस, टोटल स्लैब थिकनेस जो यहाँ पर है वो 220 mm है, यानी 2 मल्टीप्लाइड बाई 220 यानी 440 mm आ गया। अब ये जो हमारा जो रेनफोर्समेंट है ये क्या है, ये कम है आपका 440 mm से, यानी ये हमारा एक सेफ केस है, तो हम इतना रेनफोर्समेंट जो है वो प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, अब बात आती है कि ये रेनफोर्समेंट हम देंगे कहाँ। तो देखिए ये जो हमने निकाला ये कॉलम स्ट्रिप के लिए निगेटिव बेंडिंग मोमेंट के लिए था, मतलब कॉलम स्ट्रिप में प्रोवाइड किया जाएगा और निगेटिव है यानी कि ये अपर साइड में प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो अब ज़रा इनकी लोकेशन देख लीजिए। पहले तो अपर साइड में प्रोवाइड किया जाएगा और कॉलम में प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये देखिए ये देखिए ये डाउन साइड का पैनल है और ये है अप साइड का पैनल है। अप साइड का पैनल है और कॉलम स्ट्रिप का रेनफोर्समेंट था, तो कॉलम स्ट्रिप ये देखिए कॉलम स्ट्रिप में ये रेनफोर्समेंट जिसको मैंने ब्लैक से इंडिकेट किया है, इसके अलावा ये ऊपर साइड ये जो भी नहीं दिख रहा है, ये 2 जगह पे ये अप साइड में है और दोनों डायरेक्शन में है। जब आप एक डायरेक्शन में लेंगे तो ये वाला डायरेक्शन जब आप लेते हैं तो ये ऐसे ऐसे रेनफोर्समेंट आपको दिख रहा है। इसी तरह जब आप ये वाला डायरेक्शन ले रहे हैं तो ऐसे ऐसे रेनफोर्समेंट आपको दिख रहा है। ये जब आप ये वाला डायरेक्शन लेने लगेंगे, दूसरा डायरेक्शन लेने लगेंगे, तब यही रेनफोर्समेंट ऐसे 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 और ऐसे ऐसे कॉलम स्ट्रिप में ही दी जाती है। तो देखिए ये रेनफोर्समेंट यही आपका कैलकुलेट होकर आया था और वो कुछ ऐसे यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। निगेटिव बेंडिंग मोमेंट के लिए यानी अप साइड में प्रोवाइड किया जाएगा और कॉलम स्ट्रिप का है मतलब कॉलम स्ट्रिप में दिया जाएगा। ये तो हुआ हमारा टोटल पैनल में हमने देखा। अब हम लोग इसी का अगर साइड व्यू देखें तो ये देखिए मिडिल कॉलम स्ट्रिप में ये देखिए जो ब्लैक से इंडिकेटेड हैं ये, अब ये चूँकि दोनों डायरेक्शन में है इसलिए आपको दोनों वैल्यूज दिख, जब इस डायरेक्शन के लिए होगा तो ये वाली वैल्यू होगी, जब हम लोग वो वाला डायरेक्शन लेंगे तो ये जो राउंड दिख रहा है आपको ऐसा रेनफोर्समेंट यहाँ पर दिएगा। ये हमने जो कैलकुलेट किया था वो रेनफोर्समेंट यहाँ पर आया है। ठीक, अब देखिए
पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट के लिए रेनफोर्समेंट, जो कि ये पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट के लिए कॉलम स्ट्रिप में रेनफोर्समेंट। अभी भी हम लोग वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे और इस पूरे स्ट्रिप में ये जो वैल्यू होगी, ये सारी वैल्यूज़ होंगी, सब कुछ सेम होनी है। एस टी वैल्यू कैलकुलेट करनी, चेंज कहाँ पर आएगा, एम यू में चेंज आएगा। और ये जो एम यू हम लेंगे क्या, वही जो हमने पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट किया है कॉलम स्ट्रिप के लिए, ये वो वाला एम यू है। तो इससे हमें जो एस टी मिलेगा, अगेन यहाँ पर दो वैल्यूज़ मिलेंगी, एक ये वैल्यू एक ये वैल्यू। फिर से हम देखेंगे तो ये हमारा फेल हो जाएगा स्पेसिंग क्राइटेरिया से, और ये हम एक्सेप्ट करेंगे। और देखिए अगर तो ये एस टी मिनिमम से ज़्यादा है रेनफोर्समेंट ये वाला, इसलिए ये ओके है। और इसके लिए हम एक डाया आपने सेलेक्ट किया और स्पेसिंग कैलकुलेट कर देंगे। स्पेसिंग क्राइटेरिया में फेल होने का क्या मतलब है, जब इसमें आप नियर अबाउट 30 mm का भी डाया यूज़ करके देख रहे हैं, उसके बाद भी इसका रेनफोर्समेंट जो है बहुत ज़्यादा आ रहा है, जो कि बिल्कुल फिजिबल नहीं। मैंने इनिशियल में बताया फ्लैट स्लैब के लिए जो डाया लिया जाता है 8, 10, 12 इतना सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा आप लेने की कोशिश मत करिए। तो ये इसलिए यहाँ पर ये रेनफोर्समेंट यहाँ पर रिजेक्ट किया जा रहा है। यहाँ पे जो रेनफोर्समेंट आया वो स्पेसिंग जो आया वो 180 mm आया, जो कि हमारा ऑब्वियसली 440 से कम है, तो यानी ये सेफ़ है। यानी 8 mm का डाया 170 mm में, आप चाहे तो इसे 180 भी दे सकते थे या 183 दे सकते थे, आपकी मर्जी। मैंने 170 लिया है, 8 mm का डाया 170 पे। अब देखिए ये रेनफोर्समेंट हमें देना कहाँ चाहिए, क्योंकि ये क्या है, ये पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट के लिए रेनफोर्समेंट है, कॉलम स्ट्रिप के लिए। तो अब देखिए पॉजिटिव के लिए है, मतलब सीधी बात है ये लोअर पैनल में जाएगा, और कॉलम स्ट्रिप के लिए है मतलब कॉलम स्ट्रिप पे जाएगा, लोअर यानी डाउन साइड के पैनल में जाएगा और कॉलम स्ट्रिप के लिए जाएगा। ये जो ग्रीन से इंडिकेट किया गया है रेनफोर्समेंट, ये हमारा वही रेनफोर्समेंट है जो अभी हमने कैलकुलेट किया है। ये पूरी कॉलम स्ट्रिप पे दिया जाएगा डाउन साइड के लिए, ठीक है। इसी तरह ये भी देखिए, अब इसको हम लोग इधर ऊपर से देखते हैं। इसमें देखिए, इसमें जो ग्रीन से बनाया गया है ये हमारा कॉलम स्ट्रिप के लिए है। देखिए ये मेंशन भी किया गया है कि ये जितना एरिया लगभग ये कॉलम स्ट्रिप है, कॉलम स्ट्रिप है। तो कॉलम स्ट्रिप में दोनों डायरेक्शंस में हमने रेनफोर्समेंट दिया है डाउन साइड में, ये वो रेनफोर्समेंट जो भी हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट चांस, जो आता है वो आता है निगेटिव बेंडिंग मोमेंट फॉर मिडिल स्ट्रिप। निगेटिव बेंडिंग मोमेंट फॉर मिडिल स्ट्रिप, अभी भी वही फॉर्मूला यूज़ होगा, सारी वैल्यूज़ लगभग वही रहेंगी। हम लोग सब सारी वैल्यू जो है मिडिल स्ट्रिप की रख देते हैं। एम यू जो यूज़ करेंगे वो मिडिल स्ट्रिप के लिए निगेटिव बेंडिंग मोमेंट वाला यूज़ करेंगे, और फिर उससे जो कैलकुलेट होकर एस टी आएगा, दो वैल्यूज़ मिलेंगी। अगेन एक स्पेसिंग क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करेगा, उसे रिजेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन जो दूसरा एस टी आया इस पर्टिकुलर केस में, वो हमारा मिनिमम से कम आ गया। मिनिमम से कम आ गया तो हम मिनिमम से कम तो प्रोवाइड नहीं कर सकते, तो हम लोग मिनिमम एस टी प्रोवाइड कर देते हैं। उसके लिए बार का डाया सेलेक्ट करते हैं और रेनफोर्समेंट सेलेक्ट करते हैं, और इस रेनफोर्समेंट के लिए स्पेसिंग कैलकुलेट करते हैं। स्पेसिंग और रेनफोर्समेंट आपको पता चल गया। अभी ये जो केस है वो क्या आया, पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट, सॉरी निगेटिव बेंडिंग मोमेंट इन मिडिल स्ट्रिप। मिडिल स्ट्रिप में है यानी मिडिल स्ट्रिप में प्रोवाइड किया जाएगा। निगेटिव है यानी कि ये अप साइड में प्रोवाइड किया जाएगा। अब देखिए इसमें अप साइड में प्रोवाइड किया जा रहा है, यानी अप साइड का पैनल में प्रोवाइड किया जाएगा। और ये जो ब्लू से जो वैल्यूज़ इंडिकेट की गई, ये वैल्यू ये वैल्यूज़ आएंगी, ये ठीक, ये सारी वैल्यूज़ हैं। अच्छा एक चीज़ और जो इनके इसमें मुझसे छूट गया वो ये था, पहले आप इसका डिज़ाइन देख लीजिए। यहाँ पे देखिए ये अप साइड में दिया गया है। अब देखिए मिडिल स्ट्रिप, जब आप मिडिल स्ट्रिप को देखेंगे तो ऑब्वियसली आपको उसको कॉलम तो दिखेगा नहीं। मिडिल स्ट्रिप का आप कहीं से भी कट करेंगे तो आपको क्या दिखेगा, ये वैल्यूज़ दिखेंगे। अभी जो हमने रेनफोर्समेंट देने की बात हुई निगेटिव के लिए था, यानी ये वाली रेनफोर्समेंट दी जाएगी। अब आपको ये लग रहा होगा कि इसमें हमने ये सामने से क्यों नहीं दिखेगा, तो सामने से नहीं आएगा, क्योंकि देखिए आपने डाउन साइड का जो पैनल देखा उसमें देखिए ये सिर्फ एक ही लेयर दिख रहा है। ऐसा नहीं है कि ऐसे ऐसे भी नहीं रहेगा, नहीं यहाँ नहीं होगा। ये जो आपको ये समझ में आया वो यहाँ हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो इंटरसेक्ट नहीं होगा, इसमें एक ही साइड में दिखेगा। ये देखिए अभी इसके लिए क्या है, कुछ रूल्स होते हैं जो कि ऑलरेडी इस पर एक मैं आपको बता देती हूँ। पेज नंबर IAS कोड में पेज नंबर 60 पे देखिएगा, उसमें एक बड़ा सा डायग्राम बना हुआ है। उसमें आपको पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उसमें आपको बस इतना देखिए कि ये जो टॉप वाला जो रेनफोर्समेंट दिया जा रहा है वो रेनफोर्समेंट का डिस्टेंस कितना है, तो कॉलम के सेंटर से जो डिस्टेंस ली जा रही है, अगर वो मिडिल स्ट्रिप के लिए देना है
तो वो 0.22 टाइम्स ऑफ ln है। ln तो आपने निकालना मैंने सिखाया है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे मतलब 990 mm तक देना है। मतलब ये सेंटर, इस सेंटर से ये जो डिस्टेंस होगी वो 990 mm की होगी। ठीक है, अभी देखिए इससे पहले हमने कॉलम के लिए भी स्ट्रिप के लिए दिया था, तो उसके लिए होता है 0.20 टाइम्स ऑफ ln मतलब 900 mm। तो ये वैल्यू हमें कहाँ दिखेगी, ये वैल्यू हमें दिखेगी यहाँ पर। ये देखिए, ये हमने 900 mm ये प्रोवाइड किया है, ब्लैक जो इंडिकेटेड है। ठीक है, तो निगेटिव के लिए हमने दोनों वैल्यूज़ कॉलम और मिडिल स्ट्रिप दोनों के लिए दे दिया, और पॉजिटिव के लिए हमने कॉलम के लिए दे दिया है। तो अब बचा क्या, पॉजिटिव के लिए मिडिल स्ट्रिप के लिए बचा। तो मिडिल स्ट्रिप के लिए पॉजिटिव हम कैलकुलेट करते हैं। अगेन हम लोग मोमेंट वही यूज़ करेंगे जो मिडिल के लिए पॉजिटिव के लिए हमने लिया था, और फिर सारी वैल्यूज़ कैलकुलेट करेंगे। 2 रेनफोर्समेंट हमें मिलेंगे, अगेन एक रिजेक्ट हो जाएगा और दूसरा जो है एक्सेप्ट होगा। डाया हमने 8 mm लिया, स्पेसिंग कैलकुलेट किया, उस स्पेसिंग को मैक्सिमम स्पेसिंग के लिए चेक किया, ओके था, तो हमने फिर इसके एक्सेप्ट किया। और ये रेनफोर्समेंट हम प्रोवाइड कहाँ करेंगे, देखिए मिडिल स्ट्रिप के लिए पॉजिटिव मतलब डाउन साइड में, देखिए जो पिंक कलर से जो डाया दिख रहा है वो रेनफोर्समेंट ये पूरा है। अब ये डाउन साइड में है तो डाउन साइड में जाएगा, तो देखिए डाउन साइड में यहाँ पे जो पिंक कलर से जो रेनफोर्समेंट दिख रहा है दोनों साइड, दोनों डायरेक्शन के लिए, वो आपका इसके लिए था। ठीक है, इतना तो आपको क्लियर हो गया है। अब जो काम अगर आप रेक्टेंगल के लिए सॉल्व करते तो जो काम आपने एक साइड के लिए किया है वही काम आपको दूसरी साइड के लिए करना होता, बाकी कोई डिफरेंस रेक्टेंगुलर में नहीं होता है। मैं उसका भी एग्जांपल और उसके भी रूल्स रेगुलेशन आपको अलग से डिस्कस करूंगी। ठीक है, तो इतना अगर आप लोगों ने पूरा सीख लिया है तो लगभग इस यूनिट का 70% काम आपका ख़त्म हो चुका है। आपने इस पूरे में सीखा क्या, आपने एक ऐसा पैनल डिज़ाइन करना सीखा जिसमें हम लोगों ने ना ही ड्रॉप प्रोवाइड किया है और ना ही हमने कॉलम हेड प्रोवाइड किया है, ऐसे उसके लिए आपने सीखा है। ठीक, आपने पूरे स्टेप्स कंप्लीट कर दिए हैं। लास्ट में डिटेलिंग करना तो बिल्कुल ही नहीं भूलते, डिटेलिंग आप पूरी तरह से कर दीजिए। ठीक है, या अगर आपको इस पूरे उसमें किसी को भी इस पूरा जो मैंने एग्जाम्पल बताया आपको, इसमें कोई भी दिक्कत है आपको तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको बता दूँगी। ठीक है, और इसके बाद आप लोगों को मैं रेक्टेंगुलर पैनल के लिए डिज़ाइनिंग वगैरह सिखाऊंगी। ठीक है, थैंक यू।